नमस्ते। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है एकदम आपका कॉमन एक हेल्थ कंडीशन है जो कि है आपका हाइपरटेंशन, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक हेल्थ कंडीशन है। तो हाइपरटेंशन तो आपको लगता, आशा करते हैं सभी को पता होगा कि हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जब हम लोग का बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या है, हम लोग का एक वाइटल साइन है। तो ये हम लोग का जब एक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसी को मेडिकल टर्म में हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो आज का वीडियो लगता है कि सभी इंसान के लिए फायदेमंद होने वाला। स्टूडेंट तो रहेगा ही, उसके साथ साथ बाकी जो पेशेंट भी है वो भी देख के अपने को थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन के बारे में वो जान सकता है, उसको कंट्रोल कैसे करें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये भाई वीडियो से उनको भी फायदा मिलने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज ए डिजीज कंडीशन ऑफ सीवीएस, सीवीएस मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट इज a disease condition of CVS in which there is persistent elevated blood pressure. Persistent means आपका continuous elevated blood pressure above the 140/90। ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 और नीचे का आपका 90 रहेगा एवोव। तो mmHg यूनिट है इसका। तो 140/90 mmHg के एवोव अगर किसी का ब्लड प्रेशर परसिस्टेंट कंटिन्यूअसली रहता है, उस कंडीशन का हम लोग क्या बोलेंगे? डिफाइंड एज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज अ डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन व्हिच देयर इज परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर above 140/90 mmHg is defined as high blood pressure और hypertension। ठीक है, तो डेफिनेशन सबको समझ में आया। जिस किसी का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 के ऊपर रहेगा उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सभी को पता है 120/90 mmHg। ओके, अभी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या रहेगा हाइपरटेंशन का? यहाँ पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्री हाइपरटेंसिव, एक स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 3 हाइपरटेंशन। ठीक है, तो प्री हाइपरटेंसिव हम लोग किसको बोलेंगे? 121, किसी का अगर ब्लड प्रेशर इस रेंज के अंदर रहेगा, ऊपर का 121 से 139 एंड नीचे का आपका 80 से 89, इसके बीच में अगर किसी का ब्लड प्रेशर रहेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? प्री हाइपरटेंसिव कैटेगरी में। ओके, देन स्टेज वन में क्या रहेगा? 140 टू 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा एंड डायस्टोलिक आपका 90 से 99 में अगर रहेगा तो वो स्टेज 1 कैटेगरी में आएगा। स्टेज 2 में क्या होगा? आपका किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 160 से 179 के बीच में रहेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 100 से 109 के बीच में रहेगा तो वो आपका स्टेज 2 कैटेगरी में आएगा। स्टेज 3 क्या होगा? ये आपका क्रोनिक हाइपरटेंसिव भी हम लोग बोल सकते हैं या हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका एवोव 180/110 के अगर एवोव mmHg के ऊपर रहेगा उसको हम लोग स्टेज 3 हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल चार कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया: हाइपरटेंसिव, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 3 हाइपरटेंशन। अभी टाइप्स में आ जाते हैं। ये कितना टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है? प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बिनाइन हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन हम लोग किसको बोलेंगे? प्राइमरी हाइपरटेंशन जहां हम लोग को कोई कॉज नहीं मिलता, अननोन कॉज रहता है हाइपरटेंशन का। मतलब हम लोग का बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन किस कारण से बढ़ा हुआ हम लोग को पता नहीं चल रहा है, वो नॉन आइडेंटिफाइबल है। तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन में। और इसमें क्या है, 90 से 90% पेशेंट, 95% पेशेंट का ये प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, मतलब उसका बीपी बढ़ने का कोई कॉज नहीं होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम लोग किसको बोलेंगे? जब ये जो बीपी हम लोग बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर होगा, इसका पीछे कोई दूसरा डिजीज का कारण होगा। क्या क्या डिजीज हो सकता है? सीकेडी हो सकता है। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर, हार्ट का डिजीज, किडनी का डिजीज, ये सब अलग डिजीज के वजह से अगर हाइपरटेंशन बीपी होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो वो आपका किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, फिर आते हैं बिनाइन हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन मतलब वो थोड़ा माइल्ड और मॉडरेट टाइप का हाइपरटेंशन होता है। ये कंपेयर टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ये थोड़ा कम
आपका ये करता है, डेंजरस है, कम कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस डेंजरस। एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर डेंजरस, ये बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, बहुत जल्दी सब कुछ फास्ट फास्ट होता है, तो इसमें आपका खतरे का चांस भी, स्ट्रोक होने का या हार्ट फेल होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। देन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हम लोग का ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से एवोव अगर रहेगा तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हम लोग का नीचे का ब्लड प्रेशर अगर 90 के ऊपर है, क्योंकि हम लोग को क्या बॉर्डर लाइन जाएगा 140/90 के अबव अगर जाएगा तभी हाइपरटेंशन ये कहलाएगा, ठीक है। तो आपका 140 सिस्टोलिक, 140 के ऊपर जाएगा तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, एंड 90 के ऊपर जाएगा तो ये आपका होगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक है। समझ में आएगा टाइप्स क्या क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बिनाइन हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तभी हम लोग आ जाते हैं कुछ रिस्क फैक्टर में, ठीक है। रिस्क फैक्टर में क्या क्या होता है, कुछ कुछ रिस्क फैक्टर यहाँ पे हम दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया है, एक मॉडिफाइबल है एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट नॉन मॉडिफाइबल जो है वो हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मॉडिफाइबल में देख लेते हैं, ये मॉडिफाइबल है और ये नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल में क्या क्या आता है, जैसे कि डायबिटिस मेलिटस, डायबिटिस मेलिटस मतलब जो शुगर होता है, शुगर का पेशेंट होता है, ठीक है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन में। जो किसी का अगर शुगर रहेगा तो यह एक रिस्क फैक्टर होता है। हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया मतलब ब्लड में अगर हम लोग का फैट का परिमाण, फैट अगर बढ़ जाए, फैट इन द सेंस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये अगर बढ़ जाता है तो इसको हम लोग हाइपरलिपिडेमिया, तो उसमें भी आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है। कोई अगर ज्यादा स्मोकिंग करता है, ठीक है, तभी भी बीपी बढ़ सकता है। स्ट्रेस लेने से ही बीपी बढ़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स किसी का मतलब ज्यादा एक्टिविटी कोई नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, किसी का अगर ऑल टाइम 9 to 5 आईटी सेक्टर में जो सब काम करता है, ऑल टाइम डेस्क के सामने बैठ के काम करता है, तो उन लोगों का क्या होता है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाता है, तो ये सब लाइफस्टाइल अगर जिसका है उसका बीपी होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। लेकिन ये सब क्या है, मॉडिफाइबल, ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरलिपिडेमिया कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज मेलिटस से बच सकते हैं, स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, स्ट्रेस ना लेके हैप्पी रह सकते हैं, सेडेंटरी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी नॉन मॉडिफाइबल में क्या है, जैसे एज, सेक्स, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, तो ये सब क्या है, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, ये जो है ये लेके हम लोग को ये सब में काम करना पड़ेगा। तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर है। जैसे एज, एज के अकॉर्डिंग क्या, आप देखिएगा अबव 40 ईयर्स जो होता है, जो इंसान सब होता है, सबका बीपी लगभग 90% इंसान का बीपी लग जाता है एज के अकॉर्डिंग। फिर जेंडर पे वैरी करता है, मेल टू फीमेल। देन फैमिली हिस्ट्री में आपका जेनेटिक्स में किसी का है कि नहीं, आपका पापा का है कि नहीं, आपका दादाजी का है कि नहीं, तो आपका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते ये सब रिस्क फैक्टर, बट ये सब रिस्क फैक्टर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। तो एक्चुअली आपका जो हाइपरटेंशन है इसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइलेंट किलर बोला जाता है। वो धीरे धीरे आपका अंदर रहेगा, आपका बीपी को ऑल टाइम एलिवेट करके रखेगा और आपका बॉडी को पूरा डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसको साइलेंट किलर। तो इसके साथ साथ तो जब बीपी कुछ रहेगा, एबनॉर्मल बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ सिम्टम्स हम लोग को मिलता है, जैसे कि हेड हेवीनेस होगा, डिजीनेस होगा, वर्टिगो होगा, वर्टिगो मतलब सर चक्कर आएगा, डिजीनेस मतलब भी सर चक्कर आएगा। फिर आपका रेस्टलेसनेस होगा, फैटिग होगा, इंसोम्निया होगा, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो नॉर्मल सिम्टम्स हम लोग को दिखाई देता है, यही सब ज्यादातर होता है, ठीक है। तो अभी डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस मतलब कैसे पता चलेगा, डायग्नोसिस हाइपरटेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या टेस्ट करने से हम लोग को हाइपरटेंशन फाइंड आउट होगा। जैसे कि फर्स्ट हम लोग का हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, यह हिस्ट्री कलेक्शन है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड क्या है, CABPM। CABPM मतलब आपका कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर।
ब्लड प्रेशर को ऑलवेज कंटिन्यूअस मॉनिटर करना, CABPM कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर। फिर ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिए, किसी को अगर आता है ईसीजी का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए क्या है। फिर इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, इकोकार्डियम होगा। फिर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर में क्या क्या टेस्ट करें, FBS कर सकते हैं, PPBS कर सकते हैं, HbA1c कर सकते हैं, RBS कर सकते हैं। फिर LFT KFT लिवर फंक्शन टेस्ट, फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर आपका यूरिन, फिर लिपिड प्रोफाइल, ये सब कॉमन टेस्ट करने से हम लोग को हाइपरटेंशन का पता चल जाता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस फाइंड आउट कर लिए। अभी आते हैं ट्रीटमेंट में। किसी का अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो हाइपरटेंशन, ये आपका नॉन क्योरेबल डिजीज है, इसको हम लोग एकदम क्योर नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल से एक बात याद आया, एक आशिक ने शायरी बोला था कंट्रोल के ऊपर, ये बीपी के ऊपर। जैसे कि तुम्हें देख के मेरा बीपी बढ़ जाता है, तुम्हें देख के मेरा बीपी बढ़ जाता है, जैसे दिल का हर बल्ब खुल जाता है। डॉक्टर ने बोला कंट्रोल करो इसे, डॉक्टर ने बोला कंट्रोल करो इसे, पर क्या करूं तुम सामने आने से संभाल नहीं पाता है। तो छोड़िए, हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये तो शायराना बात हो गया, लेकिन हम लोग कंट्रोल करेंगे इसको और कंट्रोल करके ही छोड़ेंगे। तो कंट्रोल कैसे हो सकता है वो भी हम आपको उपाय बताते हैं। जैसे कि कुछ ड्रग्स हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज करेंगे, जैसे कि ARBS, AC इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो ARBS ड्रग्स क्या होता है, ARBS मतलब आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन आपका एक हॉर्मोन्स है, ठीक है, एंजियोटेंसिन एक हार्मोन जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये आपका रास सिस्टम के अंदर आता है। सचिन सर का फर्स्ट वीडियो आप हम लोग का चैनल में मिल जाएगा रास सिस्टम के ऊपर, वो देख के आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ARBS एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो कि आपको क्या करता है, जो रिसेप्टर्स है एंजियोटेंसिन का उसको ब्लॉक करता है। तो इसका जो सफिक्स है, इसको याद रखने के लिए हम लोग सफिक्स याद रख करेंगे। इसका सफिक्स रहेगा सर्टन, SARTAN। ये ड्रग्स का ARBS जो ड्रग्स है, इसका जो सफिक्स रहेगा लास्ट में सर्टन रहेगा, जैसे टेलमी सर्टन हो गया, ओल्मी सर्टन हो गया, वैल सर्टन हो गया, ये सब आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है, ठीक है। तो ये खाने से कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि हाइपर कैलेमिया होने का चांसेस रहता है। हाइपर कैलेमिया मतलब आपका बॉडी का पोटेशियम लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। देन ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करेगा, ये ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से जो सब एंजाइम्स एंजियोटेंसिन कन्वर्ट करने में मदद करता है उसको ये ब्लॉक करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो इसका भी सफिक्स है, इसका सबसे प्रिल, PRIL, प्रिल। जैसे कि रैमिप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, ये सब आपका ACE इनहिबिटर है, ठीक है। फिर आते हैं, लेकिन हाँ ACE इनहिबिटर का भी एक साइड इफेक्ट है, ये खाने से थोड़ा आपका ड्राई कफ हो जाता है, ठीक है, यह याद रखिएगा। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर तो सबको पता है, ये आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर में मदद करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मदद करता है। और इसका सफिक्स है आपका लोल, LOL। आपका कोई भी दवाई के पीछे अगर LOL लिखा है तो वो क्या होगा, बीटा ब्लॉकर, जैसे कि एटेनोलोल, प्रोपानोलोल, मेटाप्रोलोल, ठीक है। तो इसका भी आपका ये है साइड इफेक्ट है, जैसे कि ब्राडिकार्डिया होने का चांसेस रहता है, हाइपोटेंशन होने का चांस रहता है। एंड लास्ट में आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो नाम में ही है कि कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक के माध्यम से वो बीपी को रेगुलेट करने में मदद करता है। जैसे कि इसका भी सफिक्स है डिपिन, DIPIN, डिपिन। जैसे एम्लोबिडिपिन हो गया, सिल्निडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया। और इसका एक साइड इफेक्ट होता है जैसे कि पेडल एनिमा, पेडल एडिमा। पेडल एडिमा क्या होता है, आपका पैर में थोड़ा फूल जाएगा, उसके पानी भर जाएगा, ठीक है। तो पेडल एडिमा होने का चांसेस रहता है। अभी लास्ट में आ जाता है हम लोग का नर्सिंग केयर में। नर्सिंग केयर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग का पूरा ऑल टाइम बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा ऑल टाइम बीपी। हम लोग को किसके थ्रू से, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर के थ्रू से या बीपी मशीन से। बीपी मशीन का नाम क्या होता है वो एक बार आप कमेंट करके बताइए तो, कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो सब हैं आप लोग,
कि बीपी मशीन का नाम क्या है, वो कमेंट में बताइए मुझे। फिर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, डैश डाइट। डैश डाइट मतलब क्या है, डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा, DASH, डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, डायटरी अप्रोच लुक। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, तो किस टाइप का हम लोग डाइट देंगे जिससे हाइपरटेंशन कम होगा, तो हाइपरटेंशन किससे कम है, लो सोडियम इंटेक करने से। ठीक है, ये लो सोडियम इंटेक करना पड़ेगा, जिस खाने में लवण नमक थोड़ा कम है वो सब खाना हम लोग को खाना है। फिर फाइबर, हाई फाइबर खाना खाना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा, कैसे हम लोग को जो नर्सिंग केयर में हम लोग पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे, कैसे क्या करने से, कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करने से, क्या खाना खाने से हम आप लोगों का जो है बीपी मॉनिटर रहेगा, ये हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा। एक्सरसाइज रेगुलर करवाना पड़ेगा, रेगुलर मॉनिटर बीपी करना, ये सब करने से आपका जो हाइपर टेंशन है वो कम जाएगा। और जब भी ये होम रेमेडीज में हम बता देते हैं, कभी भी अगर देखिएगा आपका घर में किसी का हाइपर टेंशन मतलब बीपी अचानक बढ़ गया है, उसको कभी सुला के मत रखिएगा, उसका बॉडी को एलिवेट करके रखिएगा थोड़ा। ठीक है, एलिवेट मतलब हेड एलिवेट करके रखिएगा, थोड़ा बिठा के रखिएगा या थोड़ा फाउलर्स पोजीशन में देके रखिएगा, तो इससे पेशेंट का हेल्प होगा। तो आशा रखते हैं आपको ये क्लास समझ में आया है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।